हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपकी एमआरएस की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप आप लोगों ने अच्छे से कर ली होगी। अभी तो सब लोगों ने अपनी डन कर ली होगी, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा 13 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और आज है 11 दिसंबर। तो इन 2 दिनों में जितनी भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो PYQs अभी देखिए। बाकी जिन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है उस उनकी तो बहुत अच्छी है, वो अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और अपनी जो भी अभी एक आध दो पॉइंट कोर बच रहे हों उसको इन्हेंस कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि जिन्होंने अभी तक अपना लैंग्वेज सेक्शन छुआ तक नहीं है या जिनको अभी भी अपने लैंग्वेज सेक्शन में डाउट है। क्योंकि होता क्या है कि आप अपना सब्जेक्ट पढ़ ले जाते हैं बट लैंग्वेज सेक्शन में ध्यान नहीं देते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि आपका लैंग्वेज सेक्शन का मार्क्स कम आते हैं, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में आपने भले ही अंदर कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हुए हैं बट आपका लैंग्वेज सेक्शन अगर नहीं क्लियर हुआ, आपका नहीं हुआ, तो जाके हमारी कॉपी आगे चेक ही नहीं होनी है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ लैंग्वेज सेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ कि इन 2 दिनों के अंतर्गत जो 12 11 12 जो 2 दिन बचे हुए हैं और लास्ट 13 से तो हमारा एग्जाम स्टार्ट ही है। इन 2 दिनों के अंतर्गत आप कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका इजीली लैंग्वेज सेक्शन एकदम कट टू क्लियर हो जाए और आप अच्छे से अपना लैंग्वेज सेक्शन में, चाहे TGT हुआ आउट ऑफ 30 में 12 मार्क्स लाने हुए हो, चाहे PGT में आउट ऑफ 20 में 8 मार्क्स लाने हुए हो, तो वो इन टॉपिकों को पढ़ के आप वो नंबर ईजिली ला सकते हैं। ऐसा कोई अभी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछने वाला है, क्योंकि ये हमारा प्री टायर 1 का एग्ज़ाम है, प्री है हमारा AMRS का। तो सबसे पहले मैं हिंदी की बात करूंगी। हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे? हिंदी में सबसे पहले आप संधि पढ़ लीजिएगा, संधि बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है संधि और समास की, अगर आप वो देखना चाहें तो प्लीज़ देख लीजिएगा। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी। और आपका संधि और समास अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब आप बिगनर हैं संधि और समास में, उस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, आपको फिंगर टिप पे याद हो जाएंगी संधि समास, किस हिसाब से आप लर्न करेंगे। आपको इजीली, मैंने एकदम इजीली नॉर्मल वे में उसको ट्रिक के हिसाब से संधि और समास को समझाया हुआ है। अगर आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। आने वाले 2 दिनों के एग्जाम में संधि और समास से 1 से 2 क्वेश्चन, नहीं तो 3 क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर पुटअप होंगे। क्योंकि होता ये है कि ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया हुआ था और इस बार भी आने के 100% चांसेस है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, संधि समास को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं जिन टॉपिकों को बता रही हूँ सिर्फ आप इसी टॉपिक को पढ़ के जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि आपका लैंग्वेज सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये आप बात मान के चलिएगा। चाहे एग्जाम देने के बाद आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा क्या आपका इन टॉपिकों में आया था या अदर टॉपिकों में आया था। वैसे संधि समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब इसको पढ़ लीजिए। तो मैं बता देती हूँ, चलिए। संधि और समास पढ़ लीजिएगा अच्छे से। विलोम वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विलोम भी आता है इससे। एक से दो क्वेश्चन एक रीजनल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज, एक आपका लैंग्वेज जो सेक्शन है जनरल लैंग्वेज, उसमें ये संधि समास और विलोम से क्वेश्चन आने ही आने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाने हैं। और जितने भी मैं टॉपिक बता रही हूँ इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी जनरल लैंग्वेज के लिए। और तीसरी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा पर्यायवाची। पर्यायवाची बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं बता दूं कुछ पर्यायवाची मतलब ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी कुछ ऐसे हैं, जैसे कि मैं बता दूं दिन की पर्यायवाची ऑब्वियसली 99% एग्जाम में आती ही आती है। दिन की आती है, रात की आती है, ये सब ऐसे ही ऐसे वर्ड्स हैं, दिन रात, नदियाँ, तालाब, ये सब ऐसे ही पर्यायवाची हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको डैम से करके जाइएगा। इन इन सब की पर्यायवाची अच्छे से देख लीजिएगा। मैं बता दूं किन किन की पर्यायवाची आपको मतलब जो पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ। आप बाकी और भी पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। जैसे हुआ दिन, रात, नदियाँ, नदियों की पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तालाब, तालाबों की पर्यायवाची अच्छे से पूछी जाती है। सूर्य, सूर्य की भी पर्यायवाची अच्छे से पूछी जाती है। चंद्रमा, चंद्रमा की तो पर्यायवाची बहुत ही ज़्यादा एग्जाम से में पूछी जाती है। मतलब हर एग्जाम के जो भी हिंदी वाले एग्जाम होंगे जिसमें हिंदी सब्जेक्ट लगा होगा, ये चंद्रमा की पर्यायवाची हर पेपर में आता ही आता है। कुसुम मतलब फूल, फूल की भी पर्यायवाची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अग्नि, अग्नि की भी पर्यायवाची ज़्यादातर पूछी जाती है। तो इन सब टॉपिक, ये सब टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी जितनी ज़्यादा पर्यायवाची आप देख सकें तो देख लीजिएगा। पर्यायवाची बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, बस आप 1 से 2 बार या 3 बार, बहुत ज़्यादा 3 से 4 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको लर्न हो जानी है। तो पर्यायवाची बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
मुहावरे, मुहावरे लोकोक्तियाँ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुहावरा 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। और एक आएगा वाक्यांशों के लिए एक वाक्य, ये भी आता ही आता है। और एक अशुद्धियाँ करके टॉपिक है, अशुद्धियाँ मतलब कोई भी ऐसे 2-3 5-4 वर्ड दे देंगे, उसमें पूछेगा कि इसमें अशुद्ध वर्ड वाक्य कौन-सा है, तो वो दे देगा आपको, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन इतने टॉपिकों में ही आपका एएमआरएस का जनरल पेपर क्लियर हो जाएगा, हिंदी का मैं बता रही हूँ। हिंदी की हो गई बात। बात अब चलते हैं हम इंग्लिश सेक्शन पे चलते हैं। हमारे जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में किस हिसाब से हम 2 दिनों के अंतर्गत अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। आप कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आने ही आने हैं, जितना आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ेंगे देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। टेंसेस, टेंसेस लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आएगा, हर एग्जाम में टेंसेस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। टेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंजक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कंजक्शन आपको पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, जैसे हुआ हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें भी कंजक्शन ही पूछता है। कंजक्शन हुआ और एडवर्ब हुआ, वर्ब हुआ, ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जिसमें हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन हुआ तो उसमें ज़रूर से ज़रूर कंजक्शन से, और हमारा वर्ब हुआ और एक्टिव पैसेज हुआ, इन सब से क्वेश्चन इतने मतलब अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं जिसका कोई वो नहीं है। एएमआरएस के एग्ज़ाम में बहुत टफ टायर 1 में नहीं पूछे जाएंगे, तो इतना ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। टायर 2 की बात हम एग्ज़ाम देने के बाद करेंगे, बट टायर 1 में इतना ज़्यादा हार्ड अभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको लैंग्वेज सेक्शन खाली उनको पूछना है कि आपको कितनी मतलब आपको कैपेबिलिटी है कि नहीं है। 1 से 2 लैंग्वेज में आप अपनी चीज़ों को समझ और बच्चों को समझा पाते हैं कि नहीं, बस इतना ही उनको देखना है, बाकी और इतना ज़्यादा उसमें लैंग्वेज में बर्डन नहीं है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शन में जो ये 2-3 टॉपिक हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हुआ, टेंसेस हुआ, कंजक्शन हुआ और वर्ब और एडवर्ब हुआ, इन सब टॉपिकों से आपके एक क्वेश्चन और पुट अप हो जाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स में 2-3 ऑप्शन दे देंगे, लास्ट टाइम भी ऐसे दिया था, इस बार भी ऐसे ही देगा, ये भी आप कर लीजिएगा अच्छे से, मतलब ये भी क्लियर हो जाएगा। एरर डिटेक्शन का भी ऐसे ही क्वेश्चन देता है, उसमें कुछ गड़बड़ी कर दिया, किसी में वर्ड चेंज कर दिया, किसी में एडवर्ब लगा दिया, किसी में कंजक्शन नहीं लगाया, किसी में लगा दिया, ऐसे ही एरर डिटेक्शन का भी क्वेश्चन आ जाएगा। इतने ही टॉपिक मेन हैं ईएमआरएस में जनरल हिंदी एंड इंग्लिश क्वालिफाई करने के। अगर आप अभी भी मैं कह रही हूँ, अभी अभी भी 2 दिन आपके शेष बचे हुए हैं, इन 2 दिनों के अंतर्गत ये 8 से 10 टॉपिक हिंदी एंड इंग्लिश के हैं जो कि आप पढ़ लेते हैं तो डैम से, और आपका जनरल लैंग्वेज में आपके मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइए, बाकी आप बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, इतने टॉपिक पढ़ लीजिए आप डैम से, और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आएंगे। और बेसिकली मैं रही बात क्या कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अभी ये सोचिए कि अभी एग्ज़ाम पास में आ गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक जितना भी ज़्यादा होंगे उससे कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, बल्कि आप खुद परेशान ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो आपको अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितना टॉपिक मैंने बताया बस इतना ही टॉपिक करके जाइए, बाकी आप देखिएगा लैंग्वेज सेक्शन आपका ईजिली निकल जाएगा। बाकी अदर जो सब्जेक्ट है, चाहे वो आईसीटी हुआ, चाहे वो रीजनिंग हुआ, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, इन सबों में आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से फोकस करिए, फुल ऑन फोकस करिए। टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत अच्छे से आप मेहनत करके आप 60 में 50 या 55 नंबर, मैं बता दूं 55-58 नंबर भी बच्चे निकाल सकते हैं। लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आउट ऑफ 60 में 58 मार्क्स तक गेन कर रहे हैं। चाहे एनईपी 2020 हुआ, चाहे डोमेन नॉलेज हुआ, चाहे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से अदर क्वेश्चन हुए, चाहे हमारा कॉम्प्रिहेंशन बोल रहे हैं सॉरी, चाहे हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग से क्वेश्चन हो गया। ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है, वो आपको एक सिचुएशन दे देंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन दे देंगे, उसमें बताएंगे कि आप यहाँ पे एज ए टीचर क्या कर सकते हैं, एज ए स्टूडेंट बच्चों को आप एज ए टीचर किस तरीके से गाइड कर सकते हैं, किस तरीके से उनको पॉजिटिव वे में, हमेशा ये चीज पॉजिटिव वे हमेशा लर्न करिएगा, हमेशा याद करिएगा कि मतलब कोई भी चीज़ें हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हमेशा आपको एज ए टीचर पॉजिटिव वे में आपको बच्चों को गाइड करना है, मतलब चीज़ों को बताना है, चीज़ों को समझाना है। बच्चा कितना भी गलती करे, कुछ भी बच्चा हो, ये हमारी
जो शिक्षा नीति है वो कहती है कि एज ए टीचर आप हमेशा बच्चों को पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव वे में, कितना भी बच्चा शैतान हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी गलती वो कर रहा हो, कितना भी उसका पढ़ने में मन ना लग रहा हो, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि आपके ऊपर बच्चों का बर्डन है। तो आपको, बर्डन नहीं बोलेंगे, बर्डन बैड वर्ड्स में यूज हो जाएगा, बच्चों के आगे के फ्यूचर आपके हाथ में है, इस ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको निगेटिव, मैंने खुद अभी देखिए बोला, तो बट मुझे भी लगा कि ये निगेटिव है, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए। तो एज ए टीचर आपको कभी भी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं बच्चों के सामने, या बच्चों के बिहाफ पे, या बच्चों के लिए, कि वहाँ पे हमेशा कठोर वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। और हो गया कि निगेटिव कभी कुछ नहीं बोलना है, कि कोई भी गलती हुई हो, बच्चों की कोई भी, बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो एज ए टीचर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप उसको किस चीज़ों में, फन वे में या अदर चीज़ों में किस हिसाब से टैकल करें कि अब वो बच्चे जो है टीचर पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट दिखा सकें। और एज ए टीचर आपको ये चीज़ हमेशा बच्चों के लिए प्रोवाइड करनी होगी। एज ए टीचर बच्चों के लिए आप हमेशा फैसिलिटेटर होंगे, ना कि बच्चों के लिए एक वो क्या कहते हैं उसको, एक रूड बिहेव करेंगे। हमेशा आप उसके लिए फैसिलिटेटर का काम करेंगे। ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि आप, अगर आपके माइंड में रहेगा ना, तो क्वेश्चन आपके ईजिली निकल सकते हैं। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा ना, तब भी आपके क्वेश्चन एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पे अच्छे से निकल सकते हैं। तो बस होता क्या है कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको आराम से, ठंडे माइंड से और नॉर्मल तरीके से एकदम आप अपने ऊपर रख के सोचिए आपको, कि आप एज ए टीचर, आप ऐसे 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 सिचुएशन है, आप इस सिचुएशन को किस हिसाब से टैकल कर सकते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन अपने बिहाफ पे देखा, तो डेफिनेटली आपका वो क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा एज ए टीचर। बाकी आप अच्छे से पढ़िएगा टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके, और डोमेन नॉलेज में भी ऐसे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 2-3 लोगों का कमेंट था कि डोमेन नॉलेज किस हिसाब से आएंगे, तो मैंने सिचुएशन बता दी। एज ए टीचर आप अपने बिहाफ पे बच्चों को किस हिसाब से गाइड करेंगे, किस हिसाब से उनको, उनकी शैतानियों को टैकल करेंगे, किस हिसाब से, अगर उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसको आप हैंडल करेंगे। तो आप एक फैसिलिटेटर के हिसाब से उन बच्चों को अच्छे से ईजिली चीज़ों को मैनेज करेंगे। भले ही बच्चे कुछ भी करें, बट आपको एज ए, मतलब हमेशा आपको पॉजिटिव वे में ही चीज़ों को समझाना है, ना कि उनको डांट दें, या उनको शांति से बोल दें कि चुपचाप बैठो, या उनको हम कहें आप बस लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, उनको कोई हम कुछ चीज़ समझाए ना। या बच्चे कहीं परेशान कर रहे हैं, तो हम उनको कोई भी बर्डन दे दें, कोई भी कुछ दे दें। तो हम उनको अगर एक्टिविटी हमेशा कराते रहेंगे, तो बच्चे भी हमारे साथ इंटरेक्ट रहेंगे, और टीचर भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट रहेंगे। डोमेन नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बाकी आईसीटी में अच्छे से पढ़ लीजिए। रीजनिंग के कुछ कुछ टॉपिक है, मैं वो सेकंड वीडियो में बता दूंगी आपको। कुछ टॉपिक रीजनिंग के हैं, एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगी, ताकि आप वहाँ से देख के आपकी रीजनिंग भी, मतलब आउट ऑफ 15 में आप 10+ ही ले आएंगे, इससे नीचे तो नहीं ले आएंगे। इन 2 दिनों के अंतर्गत आपने रीजनिंग कहीं भी नहीं पढ़ी होगी तब। बाकी आपने अगर आप पढ़ी है, तो आप 15 में 15 लाइए। इससे तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने मेहनत करी है, तो वो मेहनत तो रंग लानी ही लानी है। बाकी आगे आप अच्छे से अपना पढ़िए। और क्या है कि अभी ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने टॉपिक बताया है जनरल लैंग्वेज में, आप ऐसे इस हिसाब से पढ़ेंगे, तो आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। बाकी आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने आप को सेफ करिए, क्योंकि अभी 2 दिन एग्ज़ाम को बचा है, और ठंड भी बढ़ रही है, तो ध्यान दीजिए अपना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।